पॉलिसी लेवल पे बड़ा पुश नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन शुरुआत से ही देखिए। गर्ल साहब, आपके पास आना चाहता हूं। जिस लिबास में थी, साड़ी पहनी हुई निर्मला सीतारमण जी, जो साड़ी पहनी है वो मधुबनी आर्ट वाली साड़ी है। वहां से बिहार की झलक है, मधुबनी आर्ट और मिथिलांचल। उसके बाद फिर मखाना बोर्ड, फिर कोसी परियोजना, बहुत सारी चीजें बिहार को बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के। चुनाव है वो साफ समझ में आता है, लेकिन क्या यहां पर नरेंद्र मोदी को वो डर अब बैठा हुआ नजर आता है क्या? जरा आपसे समझना चाहता हूं, इस बजट में क्या सिर्फ ये मान लिया जाए कि बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार को लेकर इतना सजग रहे, इस बजट में सरकार रही सजग, नरेंद्र मोदी रहे होंगे, या कुछ और है? क्या इसके आगे कुछ दिखाई देता है? 240 सीटों वाली सरकार भाजपा, वो डर है या कुछ और है? क्या है? देखिए, मैं जो समझ पाया हूं राजीव जी बजट से, वो ये कि मैं मानता हूं कि ये इंटरिम बजट है। इसमें कई चीजें छुपाई गई हैं या ज्यादा छुपाया गया है और कम खोला गया है। इसका जो मूल उद्देश्य है बजट का, वो दिल्ली के चुनाव है और बिहार का चुनाव है। जो एक मुद्दा है जो बताया इन्होंने, शकील साहब ने, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम इनकम टैक्स की, वो पहले से है और उसमें ऑप्शन था कि आप नई चुन लें या पुरानी चुन लें। तो जो कहा जा रहा है, जो शकील साहब ने कहा है कि वो पुरानी को खत्म कर दिया जाएगा, जिसमें जो जितनी छूट मिलती थी LIC के इन्वेस्टमेंट की या और तमाम चीजों की, वो खत्म हो जाएगी। तो उस लिहाज से जो 12 लाख का किया गया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के 12,75,000 है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। मैं उस मुद्दे में नहीं जा रहा हूं, मैं एक बड़े मुद्दे में ये जा रहा हूं, दो चीजों में जा रहा हूं कि बिहार का चुनाव और दिल्ली का चुनाव तात्कालिक जरूरतें हैं इस सरकार के लिए, क्योंकि जो घाटा है सीटों का लोकसभा में, वो काफी महत्वपूर्ण है। और इस चुनाव का जो उद्देश्य है बिहार के चुनाव का, वो पूरी तरह से JDU को खत्म करने का है, जो मैं देखता हूं। और बीजेपी को अपने दम पर पूरी की पूरी हुकूमत वहां कायम करने की एक कोशिश में इसमें देखता हूं। जितनी चीजें कही गई, चाहे पटना का हवाई अड्डे का हो मामला, या IIT का हो, या मखाना बोर्ड का हो, जैसा कि मनोज झा ने कहा कि मखाना बोर्ड तो पहले से था, या और भी चीजें हैं, कोसी का मामला जो आप कह रहे हैं, या 5-6 चीजें जो वहां बताई गई, उस सबका उद्देश्य, या पिछले बजट में जो पैसा घोषित किया गया 60,000 करोड़ का, जिसका उपयोग नहीं हुआ है बिहार में अभी तक, इस सबको मिला लें, अगर हम इस घोषणा को पिछले बजट को भी मिला लें, पूरा जोर यह है कि किसी भी तरह से बीजेपी की हुकूमत को बिहार में कायम रखना है। सबसे बड़ा उद्देश्य यह है जो इस बजट में नजर आता है। पूरा का पूरा आप देखेंगे कितनी बार उन्होंने बिहार का नाम लिया, किस तरह से हल्ला मचा, तमाम चीजें। दूसरी चीज दिल्ली की है। दिल्ली में कोई 1.5 करोड़ मतदाता हैं और 1.5 करोड़ मतदाताओं में 50-40 लाख के करीब इनकम टैक्स पेयर्स हैं। 40 लाख इनकम टैक्स पेयर्स का मतलब होता है राजीव जी कि अगर पति इनकम टैक्स दे रहा है तो पत्नी को भी फैमिली में जोड़ ले, वोटर की तरह, या माता पिता को भी जोड़ ले। तो ये जो चंक बनता है, ये कोई 70-80 करोड़ लोगों का, 70-80 लाख लोगों का बनता है, या 1 करोड़ तक का बनता है। 1.5 करोड़ वोटर्स हैं। उसमें अगर दिल्ली जैसे महानगर में जब लोगों को ये बताया जाए कि आपकी पूरी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीने की टैक्स फ्री हो गई है, और इस सरकार ने की है, और केजरीवाल केवल 10 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन लिमिट मांग रहे थे, हमने 12 लाख कर दिया है, तो आप पाएंगे कि ये इसका जो इम्पैक्ट है वो
किस तरह से वो बीजेपी पैदा करना चाहती है दिल्ली के चुनाव में, क्योंकि ये दिल्ली का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है पूरी तरह से। दिल्ली में अगर हार हो जाती है, केजरीवाल फिर से आ जाते हैं, तो ये माना जाएगा कि मोदी जी की हार हो गई। 7 सांसद बीजेपी के दिल्ली में बीजेपी के हैं, 7 सांसद, और 2 बार से लगातार केजरीवाल जीत रहे हैं मोदी जी की नाक के नीचे। तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली को लेकर पूरी की पूरी हुकूमत वहां किस तरह से लग गई है। तो ये बजट भी, इस बजट को भी आपको दिल्ली की नजरों से थोड़ा देखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि मैंने इंटरिम बजट इसलिए कहा राजीव जी कि अभी बहुत सारी घटनाएं इकोनॉमी में ऐसी होने वाली हैं जो पूरा का पूरा डिसरप्शन करने वाली हैं, हमारी पूरी इकोनॉमी को डिसरप्ट करने वाली है। जैसे आप पाएंगे कि इस इलेक्शन में कारपोरेट टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, डिविडेंड टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, कैपिटल गेन टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, और शेयर मार्केट पूरी तरह से हिला हुआ है। उसका जो बुनियादी कारण है वो अमेरिका की है, उसके कारण पूरा का पूरा। और अब जो देख रहा है शेयर मार्केट जिस तरफ, वो ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत पर कितनी टैरिफ लगाते हैं, या लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। क्योंकि अभी आज जो घोषणा आई है, उन्होंने मेक्सिको पर और चाइना पर और कनाडा वगैरह पर तो टैरिफ काफी घोषित कर दिया। मेक्सिको पर 25% किया उन्होंने सबसे ज्यादा, पर चाइना पर 10% किया, जो कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है उसका। इंडिया जो है उसको जो ट्रंप है वो धमकाना चाहते हैं। आपने अगर बजट में नोटिस किया हो तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को खोल दिया है, जो मैं सुन पाया। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो आपका जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, पूरी की पूरी तरह खत्म हो जाएगा और विदेशी कंपनियां आपके पूरे इंश्योरेंस सेक्टर पर कब्जा कर लेगी, और ये अमेरिकन होगा। आप ये जो फार्मा इंडस्ट्रीज है अमेरिका की, वो आप देख रहे हैं कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और तमाम जो ड्रग्स हैं जिनको इन्होंने टैक्स में छूट दी है, पूरी तरह ड्यूटी फ्री कर दिया है, बेसिक ड्यूटी से एग्जम्पशन दे दिया है। हमको इस बजट में काफी कुछ छुपा लिया गया है जो हमको पता नहीं है, नागरिकों से सब कुछ छुपा लिया गया है। और जैसे किसी ने पूछा नहीं कि मनरेगा में कोई इंक्रीज नहीं किया गया। एक आप देखिए कि आपने ये नहीं बताया कि जब आपने ये मुफ्त के अनाज के लिए 80 करोड़ लोगों का आंकड़ा बताया था, वो किस सन के आधार पर बताया गया था, मतलब, और उसके बाद से पॉपुलेशन में कितनी वृद्धि हो गई है और पॉवर्टी लेवल कितना बढ़ गया है, तो क्या नए 10 करोड़ लोग आपने क्यों नहीं जोड़े? तो ये इसमें जो लोग हमारे यहाँ पूछते नहीं है और पूछना भी नहीं चाहते हैं कि जो प्रियंका गांधी ने बड़ा मुद्दा उठाया है, जो कि एक बेसिक मुद्दा है कि आपके यहाँ 7 करोड़ 80 लाख टैक्स पेयर्स हैं, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, और उसमें से टैक्स देने वाले तो बहुत ही कम है। कई लोग नो इनकम बताते हैं, 0 इनकम बताते हैं। जो एक्चुअल टैक्स पेयर्स हैं वो तो 4 करोड़ 5 करोड़ होंगे। तो प्रियंका गांधी पूछ रही है, और निर्मला रमन ने भी अपने ओपनिंग स्पीच में ये कहा था कि आम आदमी की आय बढ़ाने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है या करना चाहती है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप ये जो 7 करोड़ लोग हैं और पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो आप तो 7 करोड़ को 10 करोड़ भी नहीं बनाना चाहते, 15 करोड़ भी नहीं बनाना चाहते हैं टैक्स पेयर्स को। तो आप ये पैसा जो देना नई स्कीम्स में दे नहीं रहे। अगर आप इस बजट को देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप कोई खर्च नहीं कर रहे हैं। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि नई फैक्ट्रीज या नए प्रतिष्ठान या नए निर्माण, सारा का सारा जो आपका खर्चा है वो रेवेन्यू में जा रहा है, और रेवेन्यू में भी आप
मनरेगा जैसी स्कीम्स हैं और तमाम चीजें हैं उसमें पैसा नहीं दे रहे हैं। ये बजट जो है पूरा राजीव जी एक छुपाया गया है इसमें, और इसमें से एक हिंट ये मिलता है कि ये जो हुकूमत है ये जो पूरी की पूरी टैक्स रिजीम को, इकोनॉमी को डायरेक्ट टैक्सेशन से इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ले जा रही है कि आपको इनडायरेक्टली इतना टैक्स कर दिया जाए कि डायरेक्ट टैक्सेशन में तो आपको लगे कि भाई जो गरीब लोग हैं या नौकरी पेशा लोग हैं उनको बहुत रिलीफ दे रहे हैं, जो कि रिलीफ है नहीं एक्चुअल में, पर आपको इनडायरेक्टली आपको अलग अलग तरीकों से इतना लूटा जाए कि सरकार के पास पैसा भरपूर रहे। अभी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसमें गजब की कमी आ गई है। मतलब ये जो अभी हम जहां बैठे हैं वहां या शेयर मार्केट में इतना ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, कैपिटलाइजेशन मार्केट इतना कम हो गया है, तो ये तमाम चीजें निर्मला सीतारमण ने क्या किया, बड़ा जैसे हम लोग करते हैं ना, आप लोग करते हैं, या सबसे बड़ी खबर को चैनल में आखिर में ब्रेक करते हैं, मतलब जिससे कि वो आखिर की खबर का सेंसेशन बना रहे। तो वो जब डायरेक्ट टैक्सेशन पर आई तब उन्होंने ये कहा कि इनकम टैक्स के बारे में सबसे आखिर में कहेंगे, अगर आपने गौर किया हो। जी जी। जैसे वो सबसे बड़े शायर को मुशायरे में सबसे आखिर में बुलाते हैं और वो मुशायरा लूटता है, तो वैसे ही ये हुआ ये कि उनको पता था कि ये पूरा का पूरा गोदी मीडिया है और यूट्यूब चैनल्स के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पूरे के पूरे इस पर जंप करेंगे कि देखिए कितनी बड़ी छूट दी है इनकम टैक्स में। अब आप बताइए कि किनको छूट दी है? 140 करोड़ के देश में 7 करोड़ 80 लाख टैक्स पेयर्स हैं, उनको छूट दी है, जिसमें केवल जो टैक्स देते हैं वो 4-5 करोड़ हैं, वही इनकम बताते हैं। तो बाकी लोग अब बताने लगेंगे कि भाई हमारी जो इनकम है वो 12,75,000 हो गई है, ये हो गई है। तो आप टैक्स के दायरे में अगर लोगों को ला रहे हो उनकी कैपेबिलिटी। आखिरी पॉइंट में ये कहना चाहता हूं कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा बाजार में आएगा लोगों को जो दे रहे हैं ये नौकरी पेशा लोगों को जो छूट का, उसका उद्देश्य राजीव जी ये है कि लोग खर्चा करें मार्केट में। मतलब अगर आपकी नई टैक्स रिजीम से आपकी मंथली इनकम में, मंथली सेविंग में 20-30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए बच रहे हैं, तो आप वो मार्केट में खर्च करें। मतलब अगर 7 करोड़ लोग हर महीने 40 हजार रुपए, 30 हजार रुपए, 20 हजार रुपए मार्केट में परचेस में डाल रहे हैं खरीदने में, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उनका मानना है कि इससे बूस्ट मिलेगा। और अमेरिका जैसे देश को जो देख रहा है कि आपका मिडिल क्लास उसकी परचेसिंग पावर क्या है, ये उन लोगों को एक मौका देने की कोशिश है। गरीब आदमी के लिए या देश की तरक्की के लिए मुझे नहीं लगता कि इस बजट में कोई रिवोल्यूशनरी काम किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गहराई से आप उन तमाम मसलों को यहाँ रख रहे हैं गर साहब, जिससे ये समझ में आए कि इस बजट के पीछे आखिर चल क्या रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार और उस सरकार का ये तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट, लेकिन क्या ये बजट जो है पूर्णकालिक है या इसके पीछे की बात कुछ और है, जैसा बता रहे थे श्रवण गर साहब। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे आप ध्यान दिला रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक सवाल यहां पैदा होता है गर साहब, विद इन एनडीए, अगर एनडीए को, क्योंकि मोदी जी को अपनी सरकार 5 साल तक चलानी है तो एनडीए को मजबूत रखना होगा, आज की तारीख में तो यही दिखाई देता है, उसमें इस बजट में एक बिहार को छोड़ दिया जाए तो कुछ दिखाई देता है क्या कि एनडीए के जो दूसरे साथी हैं उनको भी साधने की कोशिश हुई है? एनडीए के दूसरे साथियों में केवल तेलुगु देशम के ये हैं नायडू साहब हैं बड़े लोगों में, जिनके समर्थन पे ये टिकी हुई है। तो नायडू साहब को काफी कुछ दे चुके हैं ये, और दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं।
एक जो बड़ी चीज दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि नायडू साहब वाईएसआरपी के सांसदों को तोड़ने के लिए ईडी का उपयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वाईएसआर पार्टी के सांसद, उनके खिलाफ ईडी की तमाम सेंट्रल एजेंसी की कार्रवाई हो रही है और वो अपनी राज्यसभा की जो सीटें हैं वो छोड़ रहे हैं, उनकी जगह तेलुगु देशम की को जगह मिल सकती है। अमरावती के लिए काफी पैसा दे चुके हैं और काफी चीजें दे रहे हैं और पूरी तरह से आप जो सरकार है वो जैसा वो चाहते हैं वैसा हो जाता है नायडू साहब। और नायडू साहब की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि उनको दिल्ली की कोई आकांक्षा नहीं है। उनको केवल एक ही चीज है कि वो अपने विरोधी जो है वाईएसआर पार्टी के जो नेता हैं उनको, जगन को पूरी तरह से खत्म कर दें। देखिए, मैं एक थोड़ा सा एक अलग मुद्दे पर आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हालांकि वो नॉन पॉलिटिकल है पर वो सचेत करना जरूरी है। वो ये है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है ऑलरेडी और उसका संबंध मोदी जी की यात्रा से बहुत जबरदस्त है। जो अमेरिका की यात्रा पर वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाएंगे तो क्या करेंगे, और वो पेरिस क्यों जा रहे हैं, वो ट्रंप से मुलाकात के लिए बेसिकली जा रहे हैं कि एक इनिशियल डायलॉग वो ट्रंप से मुलाकात का हो। संक्षेप में अगर कहना हो तो ट्रंप का इस समय सबसे बड़ा दबाव भारत पर है कि वो ब्रिक्स को तोड़ दे। अगर आप देख रहे हो कि ब्रिक्स के खिलाफ ट्रंप का जो ताजा बयान है कि डॉलर के पैरेलल कोई इकोनॉमी आप या कोई करेंसी नहीं चलाएंगे, और जो ब्रिक्स के देश हैं जो पूरा का पूरा, जिसमें ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, ईरान, साउथ अफ्रीका, रशिया, ये तमाम देश हैं। तो ट्रंप इस समय संकट में है कि नाटो के देश उनसे विद्रोह कर रहे हैं और मोदी जी यहां ब्रिक्स को मजबूत कर रहे हैं और चीन से जबरदस्त दोस्ती कर रहे हैं। हमारे दर्शक अगर फॉलो कर रहे हो तो हमारे विदेश मंत्री अभी गए थे, बीजिंग गए थे, तो भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही है। मानसरोवर खोल दिया गया है, खोल रहे हैं, चीन खोल रहा है। अमेरिका ये पसंद नहीं कर रहा है कि भारत एक नई विदेश नीति अपना रहा है और वो अमेरिका को चुनौती दे रहा है या डॉलर को चुनौती दे रहा है। हमको आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ एक बड़ा कॉन्फ्रंटेशन हम देख सकते हैं। उसमें दो चीजें होंगी, या तो हम अमेरिका के सामने झुक जाएंगे और या हम कॉन्फ्रंटेशन करना पड़ेगा। और ये जो वहां से इमिग्रेंट्स हैं भारत के, उसका बड़ा प्रेशर होने वाला है हमारी इकोनॉमी पर। 7 लाख के करीब हैं इलीगल इमिग्रेंट्स भारत के वहां पर, 7 lakhs, मोर देन 7 lakhs। हमने केवल 18,000 को कमिट किया वापस लाने के लिए। ये एक जो राहुल गांधी का जो ट्वीट है उसको बारीकी से पढ़ने की जरूरत है, उसको समझाने की जरूरत है दर्शकों को। जो मैंने बात कही उसके संदर्भ में मैं उस चीज को लाया। आपने राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र किया। उन्होंने कहा ए बैंडेड फॉर बुलेट वुड, मतलब बुलेट के घाव पर एक बैंडेड लगा के खून को रोकने की कोशिश। एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में सॉल्विंग अवर इकोनॉमिक क्राइसिस डिमांडेड ए पैराडाइम शिफ्ट। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर, उसके बीच में जरूरत यह है कि एक जबरदस्त नीतियों में पैराडाइम शिफ्ट हो। बहुत ही गहरा ट्वीट है राहुल गांधी का, जो आम सांसदों के समझ से या गोदी मीडिया के पत्रकारों की समझ से बाहर है।
राहुल गांधी ने जड़ पर प्रहार किया है और प्रियंका ने जड़ पर प्रहार किया है। तो ये जो बजट को पूरी तरह राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया है कि जरूरत इस समय ग्लोबल लेवल पर जो क्राइसिस आपके सामने आ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस, और आप निपट नहीं पा रहे हैं, ये आप टाल रहे हैं उसको इस बजट में। आपने देखा कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के को लेकर कहीं एड्रेस ही नहीं है, पूरी तरह से खा गए हैं आप उसको। शेयर बाजार में बहुत बड़ा धक्का पहुंचने वाला है। ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि शेयर मार्केट में जो करेक्शन होगा या हो रहा है वो बहुत जबरदस्त करेक्शन हो रहा है, आगे भी और होगा। लोगों के 10 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं आपके यहाँ, और वही टैक्स पेयर्स भी हैं, उनकी पूरी की पूरी पूंजी जो है डूबने वाली है। तो ये बजट, जैसा मैंने शुरू में कहा था, कई चीजों को खा गया, पूरी तरह से चबा गया। और जो मैंने एक उदाहरण दिया कि मुशायरे के में सबसे आखिर में प्रसिद्ध शायर को बुलाते हैं और उसका जो प्रसिद्ध शेर है उससे कहलवाते हैं जी। तो ये इन्होंने आखिर में आके वही किया, जो इनकम टैक्स के स्लैब का शेर पढ़ा, और आपने देखा कि जैसे ही उन्होंने इनकम टैक्स की बात कही, अगर आप अपने दर्शकों को विजुअल बताएं तो संसद में किस तरह से तालियां बजी, मोदी 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 के नारे लगे, मेजें थपथपाई गई, और सबसे ज्यादा जोर से अगर कोई मेजें थपथपा रहा था तो वो मोदी जी थपथपा रहे थे। वो सीधे हाथ से नहीं थपथपा रहे थे, उल्टे हाथ से थपथपा रहे थे जी। तो इसलिए ये जो बजट है, ये मैं कहूंगा कि ये अब क्या कहना चाहिए, आप ये बताइए। ये बजट जी इसमें न किसानों के लिए है, न किसानों के लिए है, न गरीबों के लिए है, न किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए है, न आम आदमी के लिए है। ये वो कुछ नौकरी पेशा लोगों को और ये गोदी मीडिया के जो दलाल पत्रकार हैं, ये उनके लिए है। तो जो मोदी जिंदाबाद करते रहेंगे। अभी दिल्ली में के चुनाव में कर रहे हैं, फिर अब बिहार में करेंगे वो, क्योंकि चुनौतियां केवल दिल्ली को जीतने की है और बिहार को जीतने की है। देश के 140 करोड़ लोगों का दिल जीतने की या उनकी तकलीफों को जीतने की, उनकी गरीबी को जीतने की नहीं है। सही कह रहे हैं गर्ग साहब, सही। शकील जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी शकील जी। हाँ, हम खाली इतना बताना चाह रहे हैं, गर्ग साहब ने कहा कि लेफ्ट हैंड से वो मेज थपथपा रहे थे, तो मोदी जी जो है वो लेफ्ट हैंडर ही है इसलिए वो लेफ्ट हैंड का ज्यादा उपयोग करते हैं। मोदी जी लेफ्ट हैंडर है। अच्छा ठीक है।